हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री स्टोरीज। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है वो मेरी आप बीती है। यह बात आज से 3 साल पहले की है। एक शाम मुझे मेरे दोस्त रितेश का फ़ोन आया और उसने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया। मैं मम्मी को घर वापस जल्दी आने का कहकर अच्छी तरह तैयार होकर घर से निकल गया। उसका घर हमारे घर से आधे घंटे दूर था। बीच में सिर्फ एक रेलवे फाटक क्रॉस करना पड़ता था, इसलिए मैंने बाइक नहीं निकाली, वरना फाटक क्रॉस करने में कई घंटे लगते और पैदल तो फटाफट निकला जा सकता है। सो मैं बिना बाइक के पैदल ही आ गया और 30 मिनट में ही मैं रितेश के घर पहुंच गया। रात के 8 बजने में 10 मिनट ही बाकी थे। रितेश ने मुझे देखते ही कहा, ओ यार, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। तू ही तो दोस्त है जो सबसे पहले आया है, बाकी तो सब किसी का पता नहीं। उसके बाद हम दोनों बाकी सब दोस्तों को फ़ोन कर कर एक-एक करके जल्दी आने को कहते हैं। मैं उसके साथ मिलकर सभी 4 दोस्तों को फ़ोन करके जल्दी आने को कहता रहा। आखिर रो-धोकर सब दोस्त रात साढ़े 10 बजे तक उसके जन्मदिन पर गिफ्ट लेकर आ ही गए। सबके आते ही रितेश ने केक काटा और रात 11 बजे तक केक खाना चलता रहा। उसके बाद समोसे, कोको कोला वगैरह का दौर चला। मेरे कमीने दोस्त कोको कोला में शराब मिक्स करके लाए थे, जो मुझे पीने के बाद समझ आया। जब सर भारी होने लगा तो मैंने फटाफट खुद को कंट्रोल करके रितेश को उसका गिफ्ट बॉक्स थमाया और वापस जाने लगा। लेकिन रितेश ने जिद की कि खाना खाए बगैर नहीं जाना है। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे जब खाना शुरू किया। खाना खत्म होते होते सब दोस्त जिद करने लगे कि यार, जन्मदिन पर नाचे नहीं क्या। जब रात 11:30 बजे हम कम आवाज़ में डीजे रिमिक्स पर सबने डांस मस्ती शुरू कर दी। सब लोग नाच रहे थे और मैं घबराया हुआ बार बार घड़ी की ओर देख रहा था, क्योंकि मैं ही था जिसने बाइक नहीं ली थी और मेरा ही घर रेलवे फाटक के उस पार था। बाकी सारे दोस्त रितेश की तरफ ही रहने वाले थे। वैसे भी वह सब अपनी बाइक और कार में आए थे, लेकिन मैं ही एक ऐसा था जो बिना बाइक के आया था। सिर्फ मुझे ही पैदल जाना था। सब लोग फुल मस्ती के मूड में थे, पर मैं खुद को संभालते हुए उठा और रितेश से जाकर कहा, बस यार, रात के 2 बज रहे हैं, अब मैं जाता हूँ, वरना मम्मी बहुत फिक्र करेगी। मैं कहकर आया था 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। पता नहीं मम्मी के फ़ोन में मेरे 50 मिस कॉल आ चुके हैं, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो उनको बहुत परेशानी होगी। रितेश ने कहा, तू रात यहीं रुक जा, सुबह हम साथ चलेंगे, मैं मम्मी को फ़ोन कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे अभी जाना है। वैसे भी सिर्फ आधा घंटा ही तो दूर है मेरा घर। हाँ, वो तो सही है, लेकिन वो रेलवे फाटक पता है ना। हाँ, बिल्कुल सन्नाटा होता है इस समय। मैंने कहा, यार चल ना, मैं चलता हूँ, मैं मोबाइल में गाने सुनते सुनते निकल जाऊंगा। तो उसने कहा, जैसी तेरी मर्जी, क्या कह सकते हैं। चल फिर ठीक है, कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय, गुड नाइट, ध्यान से जाना। मैं रितेश और सब दोस्तों से मिलकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैंने अपने मोबाइल में गाने चलाए और ब्लूटूथ कानों पर लगाया और अपनी धुन में घर की तरफ चल पड़ा। मैं अपनी ही धुन में गाने सुनते हुए रेलवे फाटक के पास पहुंच गया। वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे कानों में ब्लूटूथ लगा था, इसलिए ज्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन अचानक एक काली बिल्ली ने जाने कहां से उछलकर सामने आ गई। वह किसी शेर की तरह चलती हुई अपनी रेडियम सी चमकती आंखों से मुझे घूरती हुई मेरा रास्ता काट के निकल गई। मैं गाने सुनते सुनते उस बिल्ली को जाते हुए देख रहा था। तभी वह फिर से पलटकर मुझे घूरते हुए देखने लगी और अपना मुंह खोलकर जोर से मियाओ मियाओ करने लगी। उसका खुला मुंह देखकर मैं डर गया, क्योंकि वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके सामने के 2 दांत किसी शैतान की तरह लंबे नुकीले बाहर की तरफ निकले हुए थे। वह लगातार मुझे घूरे जा रही थी। मैंने अब मोबाइल के गाने बंद कर दिए और मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर जल्दी वहां से चलने लगा। उस रेलवे क्रॉसिंग पर कोई भी नहीं था, साथ की वहां बिजली का भी कोई प्रबंध नहीं था, इसलिए वहां से जल्दी निकलने में ही समझदारी थी। इतनी रात गए पहली बार मैं यहाँ से गुजर रहा था। वह भी सब कमीने दोस्तों की वजह से हुआ था। अगर सब टाइम पर आते तो मैं भी 11-12 से पहले ही घर वापस गया होता। रेलवे फाटक बंद था, इसलिए मैंने फाटक के नीचे से झुककर घुस गया। रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखा तो कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। तभी मेरी नजर उस रेलवे ट्रैक पर जाते हुए एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। चलो, कोई तो इंसान नजर आया। मैंने उसे देखा। वह साधारण सा आदमी था जो अंधेरे में रेलवे ट्रैक पर चले आ रहा था, पर मैंने उस पर मोबाइल टॉर्च डाली तो उसके बहुत सारे गर्म कपड़े जैसे स्वेटर कंबल ओढ़ रखे थे और हाथ में एक लाठी थी। अरे, इतनी गर्मी के मौसम में इसने स्वेटर कंबल क्यों लगाया हुआ है। मैं यही सोचते सोचते रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। अभी मैं कुछ आगे ही बढ़ा था कि अजीब आदमी मेरे सामने आकर बोला, ए बाबू, माचिस है क्या। बाप रे! वो मेरे सामने था, पर ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, जैसे कोई लाउड स्पीकर में बोला हो। मैं तो घबराहट के मारे पसीने-पसीने हो गया। फिर से आवाज़ आई, "ए बाबू, माचिस है क्या?" मैंने डरते-डरते ना में सिर हिलाया,
क्योंकि ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। मेरे मना करते ही वह उसी ट्रैक पर आगे बढ़ गया, तो उसके पीछे-पीछे वह काली बिल्ली भी चल दी। म्याऊँ म्याऊँ करती हुई वह उसके पीछे ही जा रही थी। मुझे घूरती हुई आगे बढ़ गई। बाप रे! वह कैसा जानलेवा मंज़र था, ये शायद और कोई महसूस कर पाए। मेरी उस वक़्त जो हालत थी मैं शब्दों में बता नहीं सकता। मैं फटाफट रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था। मैंने एक बार फिर से उस ट्रैक पर जाते हुए आदमी पर मोबाइल फ्लैश डालकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बला है? हे भगवान! मैं डर से बुरी तरह काँप गया। उस आदमी को जाते हुए पीछे से देखा, उस आदमी का सिर्फ धड़ ही था, उसका सर गायब था। बिना सर के वह आदमी का धड़ रेलवे ट्रैक पर दूसरी तरफ जा रहा था। यह देखकर तो मैं पसीने-पसीने होकर डर से भर गया। इतने अंधेरे में वह कैसे उस ट्रैक पर चल रहा था, बिना टॉर्च और बिना सर के? मुझे अब समझ में आ गया था कि वह दोनों कोई इंसान और बिल्ली नहीं, बल्कि भूत है। मैं घबरा कर फटाफट वहाँ से दौड़ने लगा। मैं वहाँ से फटाफट भागकर फाटक क्रॉस कर रहा था, तभी मेरे पीछे उसी बिल्ली की आवाज़ आई। अरे! ये तो अभी-अभी इस ट्रैक पर थी, मुझसे बहुत दूर, फिर वापस मेरे पीछे कैसे आ गई? यह सोचते हुए मैं पलटा तो देखा वह भयानक बिल्ली मेरे पीछे खड़ी मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। मैं भागने लगा, लेकिन जब तक सिर कटा आदमी मुझ पर कूद पड़ा, मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद पता नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था और मम्मी मेरे पास बैठी रो रही थी। मैं होश में आया तो मम्मी खुश हो गई, पर मैं कुछ बोला ही नहीं था क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी जो आवाज़ है मेरा साथ नहीं दे रही थी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटे क्या हुआ था तुझे? पता है आज 4 दिन हो गए तू बेहोश पड़ा है। उस रात जब तू घर नहीं आया तो फ़ोन भी नहीं उठाया। तब मैंने सुबह 4 बजे रितेश को फ़ोन करके कहा था, तो उसने तुझे ढूँढने निकला तो तू बेहोशी की हालत में रेलवे फाटक के पास पड़ा मिला। फिर रितेश तुझे अस्पताल में ले आया, हमें भी फ़ोन करके बताया। हम लोग भी यहाँ दौड़े-दौड़े आ गए। 4 दिन हो गए मैं तेरे साथ हूँ, पर तू बेहोश ही पड़ा है। डॉक्टर कह रहे थे कोमा में चला गया तू। बता बेटा तेरे साथ आखिर हुआ क्या था? मैं बोलना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। रह कर वो सिरकट आदमी और वो भयानक बिल्ली मुझे बार-बार याद आ रहे थे। मैं कुछ न बोल पाया, बस पसीने-पसीने हुआ डर से काँपता रहा। डॉक्टर ने कहे मुझे किसी चीज़ का गहरा सदमा पहुँचा है, धीरे-धीरे वह ठीक हो जाएगा। यही कहकर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैं अपने दोस्तों द्वारा घर ले जाया गया। सब लोग मेरी हालत देखकर बहुत दुखी थे। सबका कहना था कि इस रात पार्टी में देर नहीं होती तो ये सब नहीं होता। मैं ठीक से उठ बैठ लेता था पर ज़ुबान नहीं खुलती थी जो किसी से कुछ बता सकूं। मुझे रोज रात भर वह सरकट आदमी और बिल्ली इर्द-गिर्द दिखाई देते। मैं घर के सामान उठाकर पटकता, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी तरह 15 दिन बीत गए। घर वालों की नाक में दम हो गया मेरी हरकतों से। एक रोज़ मेरे चाचा-चाची मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरा हाल देखा तो चाची को कुछ शक हुआ। चाची ने मेरी मम्मी-पापा को बुलाकर कहा, मुझे लगता है कि इस पर किसी ऊपरी हवा का साया है। की हालत देखकर लगता है इस पर किसी ऊपरी हवा का साया है। यह सुन मम्मी-पापा के तो होश ही उड़ गए। मम्मी तो रोने लगी तो चाची ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। जब सुमित को बिना कुछ बताए मेहंदीपुर वाले बाबा जी के यहाँ ले चलते हैं। मेहंदीपुर वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ हर तरह के ऐसे लोगों को ठीक किया जाता है जो भूत प्रेत आत्मा से ग्रसित हैं। यह सुनकर मम्मी-पापा, भैया और रितेश ने मुझे घूमने के बहाने कार में ले गए और मेहंदीपुर के लिए रवाना हो गए। 2 दिन और 1 रात का लंबा सफ़र तय करने के बाद हम सब मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर में पहुँचे। उस समय रात के 8 बजे थे। बालाजी का मंदिर देखते ही मैं क्रोध से पागल होने लगा और अपने ही लोगों को मार-पीट कर वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगा। तभी मंदिर के बाबाजी बाहर आ गए। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर ताबड़तोड़ मुझ पर छड़ी बरसाई। पहली बार मेरी चीख निकली, लेकिन आवाज़ किसी और की थी। बाबाजी मुझे बालों से पकड़कर पीटते हुए अंदर ले गए। ये मेहंदीपुर का महान बालाजी मंदिर है। बालाजी के सामने अच्छे-अच्छे भूत पिशाच नाक रगड़ते हैं, समझा तू? कहकर मुझ पर छड़ी बरसाने लगे। सीधी तरह बता तू कौन है और इस बच्चे के शरीर में क्यों घुसा है? बोल! मैं अचानक जोर-जोर से हँसने लगा। हा हा हा! पुजारी, तू क्या सच्चाई मालूम करेगा? तेरी हा 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 हा! मैं तेरी पहुँच से बहुत आगे हूँ, समझा तू? कहते हुए मैंने उस बाबाजी की छड़ी छीनकर उन पर वार करने शुरू कर दिए। साथ ही लात घुसे भी चलाने लगा, तो बाबाजी के चिलों ने मुझे दबोच लिया और बाबाजी मुझे उस मंदिर के स्तंभ से बंधवा दिया। मैं अजीब घबराती आवाज़ में गुर्राने लगा, छोड़ पाखंडी, जाने दे मुझे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर जब तक बाबाजी ने मेरे चारों तरफ अभिमंत्रित आटे के गोल घेरे बना दिया था, मुझ पर सिंदूर फूंकने लगे। आ, आ तू आ! अब मेरा चेहरा बदलने लगा था।
पल पल ऐसा लगता जो कर किसी और का चेहरा है। सब लोग डर डर कर कांपने लगे, क्योंकि मेरे चेहरे में कभी सिरकट आदमी दिखाई देता तो कभी खूंखार बिल्ली। बाबा जी के सिंदूर फूंकते ही मैं दर्द से चीखने लगा। छोड़ दे मुझे कपटी, छोड़ दे, जाने दे। बाबा जी बोले, तू पहले बता कौन है, इस बच्चे को क्यों पकड़ा है। बाबा जी उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगे और एक नींबू में टचनी पिन घुसाने लगे, जिस वजह से मुझे ऐसा पीड़ा होने लगी। आ आ आ बोल जल्दी, वरना इस नींबू को काट कर तुझे पानी बना दूंगा। मेरे घर वालों के पसीने छूट गए। वो डरे से मैं ये सब कुछ देख रहे थे। बाकी ढेर सारे लोग वहां भीड़ के रूप में जमा हुए यही नज़ारा देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर में मैं रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा था और मेरे मुख से किसी और आदमी की आवाज़ गूंज रही थी, जिस वजह से मंदिर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध और भयभीत थे। मेरी आंखें गोल गोल घूम रही थी। मैं किसी हवा की लहर में झूम रहा था। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, जो मेरे कानों में नश्वर की भांति चुभ रहा था। बंद करो ये आवाज़ें, बंद करो, मेरे अंदर का शैतान चीखने लगा। बाबा जी ने फिर से प्रश्न दोहराए, तू बता कौन है और इस बच्चे के अंदर क्यों आया है। वह शैतान मेरे अंदर से बोला, मैं कुरैशी हूँ। आज से 20 वर्ष पहले एक रात अपने मतलब मूसा के घर उनके बेटे की शादी की दावत खाकर अपने घर के लिए चला आ रहा था। स्थानीय रेलवे उस वक्त रात 11 बजे ही बंद कर दी जाती थी, इसलिए मैं पैदल ही रेलवे लाइन से चलता हुआ अपने घर जा रहा था। मेरा घर बहुत दूर था, लेकिन मैं अपनी खाला के घर से अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ एक साथ लेकर एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा भी लाया था, जो मेरे खाला के घर बिल्ली से पैदा हुआ था। मैं रेलवे फाटक तक ही पहुंचा था कि मेरे पीछे से आती हुई तेज मालगाड़ी मुझ पर चढ़ गई। बिल्ली के बच्चे के साथ साथ मुझे भी कुचल डाला। मेरे और बिल्ली के बच्चे के चिथड़े उड़ गए थे। मेरा सर मेरे धड़ से अलग पड़ा था। बस तब से ही आधी रात के वक्त हमारी रूह उस रेलवे फाटक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अच्छा, अब यह बता, तूने इस बच्चे को क्यों पकड़ लिया? इसने तेरा क्या नुकसान किया है? बता मुझे जल्दी से गुर्राती हुई आवाज गूंजी। यह लड़का उस जगह पैर रख दिया जहां हमारी लाश चिथड़े चिथड़े हुई पड़ी थी, और दूसरे इस लड़के ने गुलाब का इत्र लगाया था जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसे छोड़कर मैं इससे दूर न जा सका और इसमें समा गया। और अब मैं इस लड़के को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हा हा हा। बाबा जी गरजे, खामोश, यहाँ से जाएगा सिर्फ तू और तेरी बिल्ली की रूह। यह बच्चा मेहंदीपुर वाले बाबा जी की शरण में आया है। तू क्या इस बच्चे को, तेरी औकात ही नहीं इसे छूने की। मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकेगा और किसी को भी परेशान नहीं कर पाएगा। कहते हुए बाबा जी ने मंत्र पढ़कर भस्म मुझ पर फूंकने लगे। मैं बुरी तरह से उस आदमी की आवाज में तो कभी बिल्ली की आवाज में दर्दनाक चीखें मारने लगा। बाबा जी ने मेरे मुंह में बालाजी के चरणों से उठाकर केसरी तिलक मेरी जुबान पर लगा दिया। हाँ 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 हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जोरदार चीख के साथ मेरे मुंह से काला बादल जैसा धुआं निकला और पूरे मंदिर में चक्कर काटने के बाद वह तेज आवाज करता हुआ पर खुले आकाश में बादलों में कहीं गुम हो गया। मैं रस्सियों से बंधा हुआ बेहोश हो गया था। बाबा जी ने मुझ पर गंगाजल अभिमंत्रित करके छिड़काव किए। मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर होश में आ गया। मुझे तुरंत बंधन मुक्त किया योगेश और भैया ने। मैं मम्मी पापा ने मुझे गले से लगाकर कहा, बेटा तुम ठीक हो गए। हमने सबने बालाजी के दर्शन किए और बाबा जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। बाबा जी की कृपा से हम सबके दुख दूर हो गए। अब वो आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उनको बालाजी की कृपा से मोक्ष मिल गया। अब तुम आराम से निश्चिंत होकर घर जाओ। उसके बाद हम सब लोग अपनी कार में सवार होकर फिर से अपने घर की ओर निकल पड़े। 2 दिन की मौज मस्ती करते गाते हम घर आ गए। अब उस रेलवे फाटक पर कोई ऐसी घटना नहीं होती। सच में मेहंदीपुर वाले बालाजी अति बलवान हैं, इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ भूत बाधा मिटाने के लिए आते हैं। जय बजरंगबली। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।